तो आज हम लोग ऑर्गेनिक के पहले जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसको हम लोग कवर किए थे। उसी के अगले पोर्शन मतलब सेकेंड पार्ट इंफ्रारेड के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट से बनाया जा रहा है तो थोड़ा सा इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, पर इंफ्रारेड का हम कोशिश करेंगे कि अब शुरू हुआ है तो उसको जल्दी से फिनिश कर दी जाएगी। ठीक है। तो आज हम लोग इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे और इंफ्रारेड में बहुत ज़्यादा नहीं है जितना, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया है तो आप इनको इंफ्रारेड समझने में समय नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इस चैप्टर का रीड पार्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसका हम पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इंफ्रारेड जो है उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें के शुरू की कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक आपका जो आपको क्या कहते हैं स्प्लिटिंग जो रूल है उस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अन्यथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंफ्रारेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लेंगे। कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इंफ्रारेड से भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इंफ्रारेड के शुरू करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंफ्रारेड में होता क्या है। तो हमने जैसे कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी भी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स या इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स को से जब हम किसी सा लाइट को पास कराते हैं तो वहां पे उसके बराबर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। वही कहानी यहाँ पर भी होती है कि जब मान लीजिए कि लाइट जब हम पास कराते हैं तो पास कराने के बाद क्या होता है कि वहां पर कितना फ्रीक्वेंसी उसको मिल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप में काम करता है कि कितने लाइट जो जब एक लाइट किसी सोल्यूशन से होकर पास करता है, वो सोल्यूशन आपका ऑर्गेनिक का हो इनऑर्गेनिक का हो। ठीक है। तो वहां से जब लाइट पास करता है तो वो जिस जो जो सोल्यूशन होता है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पार्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और बाकी जो क्या करता है उसको पेंट्रेट कर देता है। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि उसमें जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी होता है या रिपल्सन थ्योरी होता है तो इसी पे काम करता है कि लाइट जब आता है तो आने के बाद जब किसी सोल्यूशन से होकर पास करता है तो पास करने के बाद क्या होता है कि वो जिससे जो पार्टिकुलर कलर होता है वो पार्टिकुलर कलर जो होता है एक के पार्टिकुलर वेवलेंथ या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो कलर शो करता है। और वो इसमें भी कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने ये भी बताया था कि जो पार्टिकुलर रेंज जो होता है वो रेंज किसी भी मीडियम में जो होता है वो सेम होता है। वो या वैक्यूम में लेके जाओ या वाटर मीडियम में लेके जाओ या किसी भी मीडियम में लेके जाते हो तो वो एक पार्टिकुलर रेंज पर जो उस पार्टिकुलर का कलर पार्टिकल्स का जो कलर होगा उसी रेंज पर शो करेगा जो एक मीडियम में था। मीडियम चेंज होने से पार्टिकल्स का कलर मतलब कि जो अगर सीधे तौर पे कहे तो मीडियम चेंज होने से पार्टिकल्स का वेवलेंथ पर या फ्रीक्वेंसी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को मिल जाता है तो पार्टिकल्स अपने उस कलर को शो करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसी तरह से जब इंफ्रारेड में भी होता है कि जब पार्टिकल्स जब लाइट पास कराते हैं तो पास कराने के बाद क्या होता है कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम करना शुरू करता है। ठीक है। तो ये काम करते हैं शुरू से पहले थोड़ा थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये चैप्टर पूरा लिखना है तो इसलिए कॉपी पेपर लेकर बैठिएगा। कॉपी और पेन नॉट पेपर, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और ठीक है और लिखते रहिए क्योंकि ये चैप्टर पूरा लिखना है। न्यूमेरिकल इसमें तो ना के बराबर है पर थ्योरी काफी ज्यादा है। ठीक है। तो लिखिए इंफ्रारेड, लिखिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन between different vibrational level in the molecules. Hence infrared spectroscopy is essential of vibrational spectroscopy when a infrared light pass through a sample of organic compound. Some of the frequency get absorbed while other frequency are transmitted through a sample without being absorbed. ठीक है।
इतना चीज तो मैं आपको पहले बता दी है। अब लिखिए एरिया ऑफ इंफ्रा रीजन, एरिया ऑफ इंफ्रा रीजन, ठीक है। लिखिए द एरिया ऑफ इंफ्रा रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोमीटर, from 0.8 micrometer to 200 micrometer of electromagnetic spectrum is known as infrared spectrum। तो 0.8 मल्टीपल क्वेश्चन बन गया। 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर की रेंज को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इंफ्रारेड। अब इसी को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये करीब 0.8 से लेकर तो ये होता है करीब 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 1250 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। देखो द रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर, 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर इज रेफर टू नियर, ध्यान रखेंगे 0.8 से लेकर और 2.5 माइक्रोमीटर तक का रेफर टू नियर इंफ्रारेड while from 15 micrometer to 200 micrometer, 15 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर, ये जो था 12,500 से 400 सेंटीमीटर। और यहाँ जो होता है 15 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर, डाटा जो होता है वह 667 सेंटीमीटर इनवर्स टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज फार इंफ्रारेड, FIR, फार इंफ्रारेड रीजन। And the region between 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर, ब्रैकेट में लिख लो 4,000 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 600 कितना था 67 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज नॉर्मल इंफ्रारेड। ठीक है, तो 0.8 से लेकर 2.5 तक, 0.8 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक का इंफ्रारेड का रीजन होता है। 0.8 से लेकर 2.5 तक होता है नियर इंफ्रारेड रीजन। 0.25 से लेकर 15 तक होता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, ये NIR मतलब होता है नियर, ये बकलोलो की तरह काम मत करना, ये नियर है और ये यहाँ पर नॉर्मल है। ठीक है, तो नियर इंफ्रारेड है, ये आपका नॉर्मल इंफ्रारेड है। और FIR गलत नहीं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं, फार इंफ्रारेड। ठीक है ना, ये नहीं कि चलो आप FIR कर देते हैं, तो ये होता है फर्स्ट फार इंफ्रारेड। ठीक है, चलिए इसके बाद तो हम लोग सीधा सा बात अगर करें इसका, अगर हम लोग एक छोटा सा ग्राफ पर मतलब इसको चार्ट से समझ ले तो आपको याद करने का तरीका क्या होगा। देखो बेटा, लैम्डा आपको पता है ना, कहोगे ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे लैम्डा, मतलब नहीं समझ में आया कहानी, कि कहोगे ना एक तो घटा बढ़ा कैसे रहे थे। देखो जो ऊपर हम लोग लिखते हैं वो लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक 2.5 सेंटीमीटर तक, 0.8 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ये है आपका, सॉरी लैम्डा है ना माइक्रोमीटर। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर तक ये हो गया आपका कौन सा
नियर इंफ्रारेड, क्या है, नियर इंफ्रारेड, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद अगर इसी को हम 2.5 से 15 लेके चले, ये क्या है, नॉर्मल इंफ्रारेड। और 15 से 200 माइक्रोमीटर चलते हैं तो ये होता है आपका फार इंफ्रारेड, ठीक है। अब इसी, ये तो लैम्डा में हुआ, अगर आप इसी को किस में, वेवलेंथ में निकालते हो, लैम्डा ये जो वेवलेंथ हो गया, अब इसी की फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ जो होता है इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी रिलेशन के साथ, तो लैम्डा का वैल्यू क्या करता है, बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटता है, इनवर्स में चलता है, ठीक है। तो यहां अगर हम फ्रीक्वेंसी को ले लें, अब इधर से फ्रीक्वेंसी, इधर किधर लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो इधर से इधर आने के बाद फ्रीक्वेंसी जो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उल्टा चलता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहां पे जो होता है वो 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर इनवर्स जो से लेकर और 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ये जो एरिया होता है वह FIR का होता है, यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मरबो करेंगे, लगा थपड़ी आने लगेंगे, क्या है आपका, फार इंफ्रा रेड का होता है। और 667 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ये जो होता है वो नियर नॉन इंडियन रेसिडेंशियल NIR नहीं, ये होता है नियर नॉर्मल इंफ्रारेड, ठीक है। और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 12500 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है NIR। तो ये मतलब हो गया नियर इंफ्रा। इसको बना लो, ये बड़े खूबसूरत लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है ना, बंटवारा कर दिए तो, ठीक है, बना लो। चलो टीचर देखो, द एब्जॉर्प्शन बैंड in infrared spectrum are normally significant in wave number, significant in wave number। तो क्या होता है, एक दिन हमसे जागृति क्वेश्चन पूछी थी, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 में वेवलेंथ, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, फॉर्मूला याद रखो इसको, ठीक है। वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल टू 1 वेवलेंथ, ठीक है। इसी को वेव नंबर को ही आगे चलकर 1 वेवलेंथ, अब जरा गौर से समझो, वेवलेंथ जो होता है या जो फ्रीक्वेंसी होता है, कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 वेवलेंथ। तो अगर हम डायरेक्ट रूप से कहे कि 1 वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, तो कह सकते हैं ना कि वेव नंबर को ही आगे चलकर हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कह दें, है कि नहीं। चलो बना लो। कभी कभी कुछ चीजें जो होती है वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा जान ली जाती है। क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी उसका इनवर्स होता है। चलिए आगे लिखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। Thus, the radiation of higher wave number possesses greater energy and lower wave number possesses lesser energy। हो गया। चलो अब डालो मोड ऑफ वाइब्रेशन और टाइप ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन और टाइप ऑफ वाइब्रेशन।
मोड ऑफ वाइब्रेशन और टाइप ऑफ वाइब्रेशन। लिखो वाइब्रेशन मोड इन द मॉलिक्यूल्स fall in two types, fall in two types। बेटा घबराना मत, चैप्टर में बहुत लिखना है इसलिए हिम्मत बना कर रखना। fall in two types। पहला लिखो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, पहला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरा लिखो बेंडिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग और डिफॉर्मेशन, बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन, VIBRATTION वाइब्रेशन। ठीक है, अब लिखो उसको सबसे पहले डालो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन लिखो दिस वाइब्रेशन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चेंज इन बॉन्ड लेंथ, दिस वाइब्रेशन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बॉन्ड लेंथ of the bonded atom, of the bonded atom and are higher energy requirement and are of high energy requirements, high energy requirements than binding energy requirements than binding energy, bonded are of high energy requirement than binding energy, sorry binding vibration। तो कहा कि ऐसे वाइब्रेशन जिसमें क्या होती है कि जो उसकी बॉन्ड जो होती है, जो उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होती है, तो ऐसी स्थिति में जो होता है वो काफी अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, और एनर्जी जिसके पास काफी बाइंडिंग मैंने काफी जिसकी बॉन्ड लेंथ आप समझ लो कि वो मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स के बीच में जो एनर्जी क्रिएट होता है या वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन एनर्जी। मतलब कि जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही जो होगी वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जितना ये सारा का सारा किस पर चला गया, बॉन्ड लेंथ पर चला गया, कि जिसका बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बदलेगा तो बॉन्ड लेंथ बदलने के साथ साथ क्या होता है कि इसमें जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, और जब एनर्जी चेंज करेगा तो ऐसी स्थिति में वाइब्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी, चेंज होगी। ठीक है, उसमें लिखो दीज आर दी वाइब्रेशन फॉल इनटू टू टाइप्स। आपको बताते हैं कैसे, अभी एग्जांपल आपको बताएंगे समझ में आ जाएगा। टू टाइप्स, पहला लिखिए सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, पहला लिखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डबल एम ई होता है सिमेट्रिक, और दूसरा असिमेट्रिक। और लिखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो पहला लिखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। लिखो दिस वाइब्रेशन इन विच द bonds stretch and compress, stretch and compress simultaneously are called symmetric stretching vibration, symmetric stretching vibration, vibration। The two hydrogen atom move towards and away from the carbon atom at the same time। एट द सेम टाइम, कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर दो एक मॉलिक्यूल्स यहां पर दे दें, ठीक है, आई बात समझ में, और कहा कि अगर इसके साथ अगर दो मॉलिक्यूल्स यहां पर अटैच्ड है, सपोज करो, ठीक, यहां पे मान लो कि कार्बन एटम है और उसके साथ यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अटैच किया गया। अब जा समझो, कहा कि अगर एक एटम के साथ अगर दो एटम अटैच्ड है, ठीक, अगर इनके बीच में जो लगने वाला बाइंडिंग है, अगर दोनों एक डायरेक्शन में काम करता है, गौर समझिएगा, अब डिस्टेंस मत जाइएगा, दोनों की अगर डायरेक्शन एक समय एक जैसन हो, ये इसको अपनी तरफ खींचे, इसको अपनी तरफ खींचे,
तो इस तरह की जो वाइब्रेशन मिलता है उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। इस तरह की जो वाइब्रेशन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि जो मॉलिक्यूल से अगर वो स्ट्रेचिंग जो हो रही है उसमें जो खिंचाव आ रहा है वो एक डायरेक्शन में हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये कार्बन के मॉलिक्यूल से यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जब ऑक्सीजन और यहाँ पर जब इसके साथ OH अगर रहेगा मान लीजिए, या ऐसे समझो हमारे मास मान लो कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स और ये दोनों के दोनों किस मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है, कोई भी एक, या इसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मान लो तो इसके पास दो का हो गया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनके जो खींचने की जो टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने, आपने तो उसमें खींचने की जो टेंडेंसी होगी, स्ट्रेच करने की टेंडेंसी अगर एक डायरेक्शन में होती है, एक तरफ होती है, तो उसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर यही चीजें अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है, सपोज ए मान लो, ये हमारे पास एक बी है और ये हमारे पास एक सी है, या दोनों बी है, ठीक है। तो ये अगर खींचने का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के, अगर ये एक तरफ खींच रहा है और दूसरा ये खींच रहा है, तो इस तरह हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक। तो कहा कि यदि ऐसे एटम जो क्या करता है, एटम जो मूवमेंट जो होती है वह यूनिजन होता है। यूनिजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है एक को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये कार्बन है, सपोज करो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और ये हाइड्रोजन जो होगा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग लगती है उसे कहते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसमें लिख लो, दिस वाइब्रेशन इन विच द एटम डू नॉट मूव इन अनसियन यूनिसन बोलते हैं, सॉरी अनसियन यूनिसन बोलते हैं। यूनिसन का मतलब होता है, लिख लो, दैट इज when one hydrogen atom approach the carbon, one hydrogen atom approach the carbon, एक कार्बन की तरफ आ रहा है, and another move away from the carbon, move away from the carbon, they are called asymmetrical stretching vibration। तो कहा अगर कोई भी एटम के साथ जो अगर बॉन्डिंग है, अगर बॉन्डिंग जो अटैच्ड है, मान लो कि अगर हम ही एक व्यक्ति हैं, सपोज करो, ठीक है, हम एक व्यक्ति हैं और हमारे दोनों हाथ को पकड़कर ये हमारा बॉन्ड है, एक तरफ दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति यहां पर है, क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ को दोनों तरफ लोग खींच रहे हैं। तो खींचेंगे तो हमारे बॉडी में क्या आएगा, एक तरह की स्ट्रेच आएगा, उधर बराबर उधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग आएगी उसे कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। लेकिन वही दो व्यक्ति है और एक जो है हमको खींच रहा है और दूसरे को हम खींच रहे हैं, एक जो है हमें खींच रहा है और दूसरे को हम खींच रहे हैं, तो इस तरह के जो सिमेट्री होता है उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो दो तरह की सिमेट्री मिल गई। चलो अब इसके बाद हेडिंग डालो बाइंडिंग और डिफॉर्मेशन। लिखो व्हेन वाइब्रेशन ब्रिंग अबाउट when vibration bring about change the bond length between bonded atom or the plane of atom change, इसमें आप गौर से देखोगे तो एलिमेंट्स का जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा सेम होता है, लेकिन जब एसिमेट्रिक जो आपको कहा डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि एटम्स का बॉन्ड लेंथ जो होता है या बॉन्ड एंगल जो होता है वो चेंज कर जाता है, ठीक है। तो नीचे लिखो दीज आर मेनली फोर टाइप्स। पहले लिखो सिक्सोरिंग, लिखो इन प्लेन, ब्रैकेट में लिख लो इन प्लेन बेंडिंग। देखो वाइब्रेशन आर दोज विच आर सिक्सोरिंग मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन मतलब क्या कि अगर मान लो कि ये हमारे पास
कार्बन है। अब इसी को हम एग्जांपल में सेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कार्बन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम है, ठीक। अब ये मूव कर रहे हैं कैसे? अगर ये एक दूसरे के मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ये एक दूसरे से आपस में चिपक जाए, ठीक है, तो इस तरह के जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिक्सोरिंग, कहते हैं ना कि इन प्लेन बाइंडिंग। मतलब जो मालिक्यूल जो था आपस में क्या किया, जो उनके जो बॉन्ड एंगल है, अब जो सीधी सी बात होती है कि जो पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड हैं उनके बॉन्ड एंगल में चेंजिंग होता है। तो क्या करेगा, ये एटम है, मान लीजिए कि हमारे पास, अब जो हम ऐसे पकड़ के हमको खींचा जा रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों को ऐसे पकड़ के अब हम क्या कर रहे हैं, हमको तो ऐसे खींचा जा रहा था डायरेक्ट बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या किया कि उसी को पकड़ के हम ऐसे मूवमेंट कर लिए, तो हमारा दोनों जो बॉन्ड, जो अब जो दोनों हाइड्रोजन एटम या जो भी मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा वो क्या करेंगे, उसको हम ऐसे मूवमेंट करा लेंगे। तो हमारा दोनों जो है, अब जो हमारा यहाँ हमारे गर्दन के बीच में इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था, अब क्या करेगा, ये बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। या हमारे इसके साथ इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था, ठीक है, तो अब इसका बॉन्ड एंगल क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो कहा कि इसके बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं और एक दूसरे के क्या करते हैं, फेस टू फेस आकर मैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्कोरिंग, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है उसको लोग कहते हैं रॉकिंग, जहां तक हमको लग रहा है, हाँ रॉकिंग। दूसरा लिखिए, रॉकिंग। रॉकिंग इन प्लेन बेंडिंग। लिखिए, वाइब्रेशन आर दोज विच स्विंग बैक एंड फोर्थ इन plane of the molecules, back and forth in plane of molecules, back and forth in plane of molecules। मतलब क्या, बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या हुआ, अब समझो। पहला का कंसेप्ट ये था सिमेट्रिकल में कि हमको दोनों तरफ खींचा जा रहा था। दूसरा कंसेप्ट क्या था, हम एक को खींचे दूसरे हमको खींचे। तीसरा कंसेप्ट क्या मिला स्केचिंग में, कि इस तरह का डायरेक्शन था। लेकिन बैक एंड फोर्थ में क्या होता है कि जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड था, अब एक क्या किया, अपोजिट में, एक ऐसे मूव करा दूसरा ऐसे मूव करे, इस तरह का मूवमेंट होता है। तो इसे कहते हैं हम लोग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। अप डाउन, ये हुआ अप डाउन, और ये हुआ बैक फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि जो एंगल था हमारे पास, ये एंगल क्या करता है, मूव करता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के बीच में इनकी जो बॉन्ड एंगल था, ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रॉकिंग, ठीक है। थर्ड लिखो, ट्विस्टिंग। इसका थर्ड है ट्विस्टिंग। देखो, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ये था इन प्लेन बेंडिंग, ये है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। देखो, वाइब्रेशन आर दोज इन विच एटम्स ट्विस्ट आउट ऑफ द प्लेन, ट्विस्ट आउट ऑफ द प्लेन। मतलब कि जो एटम जो था वो ट्विस्ट आउट ऑफ द प्लेन का मतलब हुआ कि इनके जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ट्विस्ट आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विस्ट आउट ऑफ द प्लेन। और जिसका अगर चार्ज दोनों में सेम हो जाता है उसको लोग कहते हैं वेगिंग ऑफ द, वेगिंग। ट्विस्टिंग के बाद होता है वेगिंग। अगर ये एटम है, दोनों का चार्ज अगर एक जैसा हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं वेगिंग। इसे कहते हैं हम लोग ट्विस्टिंग और इसे कहते हैं हम लोग वेगिंग। तो लिख लो लास्ट, वेगिंग, आउट ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग। देखो, वाइब्रेशन आर दोज इन विच एटम स्विंग बैक एंड फोर्थ out of the plane molecules, out of the plane molecules। हो गया बेटा। अब इसके बाद के जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इंफ्रारेड का ये जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, 13 डालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम in relation to their in relation to 3 Cartesian atom x, y and z, x, y and z. Thus molecules with an atom will have 3n degree of freedom, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहा कि सबसे बड़ा चीज जो भी एटम की संख्या होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास अगर n एटम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 3n होगी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे एटम अगर डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम एटम होगा तो n जो हमने लिखा है ना कि जो x, y, z अलग अलग एलिमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या करती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस समय आप कैलकुलेट करते हैं कैसे। अब देखो अभी जो अब एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे उसमें हम अलग अलग केस बताएंगे, ठीक है। उसमें होगा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लीनियर हो, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल्स, और एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो हम लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स दे जाएगा CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, CS2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, HCl उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में टॉप एक कॉम्प्लेक्स ना बल्कि कंपाउंड दे जाएगा और कंपाउंड का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो नीचे डालो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, अब डालो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। उसमें लिखो पहला लीनियर मॉलिक्यूल्स, लीनियर मॉलिक्यूल्स। देखो लीनियर मॉलिक्यूल्स कैरिड ओनली 3n-1, मार्क कर लेना इसको, 3n-1 फंडामेंटल वाइब्रेशन, एग्जाम्पल में देखें अगर मान लो CO2 है तो कार्बन, ऑक्सीजन, ये जो है फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है, मतलब लीनियर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब लीनियर मॉलिक्यूल्स होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, या ऐसे तरह से आपको क्या कहते हैं, CS2 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स है, इसमें CS2, आप अगर गौर से देखेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लीनियर मॉलिक्यूल्स है इनके लिए जो होता है वो 3n-5, n जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम है। देखिए कितने एटम है, 1 2 3, तो 3 तरीके 9-5, तो 9-5 इक्वल टू कितना, 4। तो 4 हमारे पास इसका फंडामेंटल वाइब्रेशन निकलता है। क्या निकलता है, फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन का निकलने कितना हो गया, 4 हमारे पास निकलता है। अब ध्यान रखेंगे 4 में जो होगा उसमें से क्या होता है, 2 जो होता है वह बैंडिंग होता है, मतलब किस तरह के, 2 जो होता है वह स्ट्रेचिंग होता है, और 2 जो होता है, 2 स्ट्रेचिंग होता है, और 2 जो होता है वह बैंडिंग होता है। तो 2 स्ट्रेचिंग होता है और 2 बैंडिंग होता है, ठीक है। इस डाटा को आपको याद रखना होगा कि उसमें से कितने स्ट्रेचिंग, फंडामेंटल में 2 स्ट्रेचिंग होता है और 2 बैंडिंग होता है, ठीक है। चलेगा। अब इसका जो दूसरा फंडामेंटल, अब ये तो पहला किस हो गया, फंडामेंटल वाइब्रेशन का, यानी कि किसके लिए है ये, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, लीनियर
मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है, जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए है। अगर जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होगा, थोड़ा सा दम धैर्य रख के समझना, समझ में आ जाएगा। नॉन लीनियर अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका 3n-6। क्या होता है? 3n-6, ठीक है। अब ये 3n-6 जो होता है वो दो भागों में बढ़ता है, आपको बताएं। एक जो होता है वो n-1 होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका 2n-5। एक होता है n-1 और एक होता है 2n-5। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3n-6, ठीक है। जो n-1 जो हमारे पास मिलता है वह होता है स्ट्रेचिंग के लिए। क्या होता है? स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। यहां से होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और ये जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए फंडामेंटल वाइब्रेशन की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, 4 आती है। मॉलिक्यूल्स जो होगा, ठीक है, आधे आधे भागों में बट जाएंगे, ठीक है, जितना भी होगा आधे आधे भागों में बढ़ जाएंगे। लेकिन जो नॉन लीनियर होता है, ये जो 3n-6 होता है, इसमें दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये जो n-1 होगा वह स्ट्रेचिंग के लिए होगा, और n-2n-5 जो होगा वह बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए होगा, ठीक है। अब जैसे में अगर आपको एग्जांपल कोई दे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर एग्जांपल है CH4 का है, ठीक है। CH4 का अगर देखा जाए, जो हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होगा कि वो मॉलिक्यूल जिनके बॉन्ड एंगल जो होगा वह 180 डिग्री होगा। क्या होगा? जो बॉन्ड एंगल होगा वह 180 डिग्री होगा। जिस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, जितने भी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड क्या करता है जिसका बॉन्ड एंगल लीनियर मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ कि जो सिमेट्रिकल, जो शेप में कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। जैसे BF2 हो गया, CO2 हो गया, सबका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है जनरली। तो जिनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री, वो इस मॉलिक्यूल्स लीनियर में आते हैं, ठीक है। और नॉन लीनियर, उसके बाद जितने भी बॉन्ड एंगल वाले अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन लीनियर में आएंगे, ठीक है बेटा। अब जो यहाँ पर n है वो n जो है वो नंबर ऑफ एटम है। क्या है? नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। अगर हम इसका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 3 का 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 और 1 5 है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल जनरल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि चूंकि अब जब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ n की वैल्यू कितना आएगा, n की वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितने कितने एटम है, 4 हाइड्रोजन का और 1 कार्बन का, कुल मिला के 5 हो गया। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन जब कैलकुलेट करोगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जरा गौर समझना। और फंडामेंटल वाइब्रेशन दो तरह का होगा, एक जो हमारे पास आएगा वो स्ट्रेचिंग आएगा। स्ट्रेचिंग जो होता है वो n-1 होता है, मतलब 5 - 1 बराबर 4, तो 4 जो होगा वह स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है। अब जो बेंडिंग होगा, वो बेंडिंग कितना होगा, वो होगा 2n- कितना 5, मतलब 2 गुणे 5 - 5, तो 5 - 10 - 5 इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो 5 इसमें से जो सही है ना, तो 5 जो होगा वो क्या होगा, 4। आप टोटल कैलकुलेट अगर जनरल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3n-5, 3n-3 गुणे 5 - 5, 15 - 5 इक्वल टू 10। 10 में से देखो गड़बड़ है क्या, क्यों भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3n-6 है ना, 15 - 6 जाएगा 9, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखो, 9 में जो 9 है, 9 में से 4 जो है वो किसका है, स्ट्रेचिंग है, और 5 जो है फंडामेंटल है। दोनों मिलाए तो 9 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल वाइब्रेशन, ये एग्जामों में कंपटीशन में जब आप MSc का पेपर ऊपर दोगे ना, तो वहां पर ये कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलेट करो फंडामेंटल वाइब्रेशन कितना होता है, ठीक है। तो वहां पर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अगर बॉन्ड के बीच में एंगल है तो नॉन लीनियर होगा, और नॉन लीनियर है तो उसको इसी फॉर्मूले पर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका कि आप कितना इसमें वाइब्रेशनल है, कितने वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। तो आप घर पे बैठ कर आराम से क्या करना, कैलकुलेट करना। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं,
अगर सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ध्यान रखेंगे एक चीज हमेशा याद रखना, अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जैसे में अगर F2 हो गया, C2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये जितने भी सिमेट्रिकल इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इंफ्रारेड द्वारा कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते, वो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे कभी भी इनके अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी जो होती है वह नहीं होती है। अगर यहीं पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हों, जैसे मान लीजिए कि अगर HCl है, HCl भी जो होता है वो लीनियर होगा, तो यहाँ से कितना होगा 2 और n की वैल्यू 2 और माइनस कितना 2 इंटू 2 और फॉर्मूला क्या होता है 5 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। कुछ गलत, अरे यार क्या मजाक है आज, हो क्या रहा है, 3n माइनस 5 होता है ना, 3n माइनस, यहाँ पे HCl है तो HCl के लिए अगर जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग और फंडामेंटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप नेक्स्ट, अगर ये तो पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स तो लीनियर शो करते नहीं है, उनके बीच में तो मॉलिक्यूल एंगल तो भाई, ये तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। ट्राई एटॉमिक जो होते हैं जनरली लीनियर होते हैं, पॉली एटॉमिक जो होते हैं उनके अंदर बॉन्ड एंगल में वेरिएशन होता है, पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे में आपका HCl हो गया या HF हो गया, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डाई एटॉमिक जितने भी होंगे, ठीक है। इनके लिए जो फॉर्मूला होता है फंडामेंटल निकालने के लिए, फंडामेंटल वाइब्रेशन निकालने का, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है 3n माइनस 5। क्या होता है सिर्फ 3n माइनस 5 होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वाइब्रेशन मोड में होते हैं, और ध्यान रखेंगे कि इनके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल सिस्टम में HCl ले लो तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, इसकी वाइब्रेशन एनर्जी फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड क्या होता है, सिर्फ 1 वाइब्रेशन मोड होता है इसका, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे जितने भी डाई एटॉमिक में सिंगल मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखेंगे सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ये तो हो गया नॉन सिमेट्रिकल, दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है पर नॉन सिमेट्रिकल है, कैसे है ये नॉन सिमेट्रिकल है, ठीक है। पर लेकिन ये यहाँ को नोट करके लिखना, अगर सिमेट्रिकल होता हो, सिमेट्रिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे में N2 H2 O2 C2 Cl2 F2 etc, ठीक है ना, इन जोहों को जो होता है इंफ्रारेड जो होता है वह एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हो कि सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स such as H2, F2, Cl2, N2, O2 etc do not absorb in the infrared region of the spectrum, region of the spectrum. The reason is that no absorption take place if the vibration is electrically symmetrical, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए, चलेगा। अब इसके बाद जो होगा हम फिर मिलेंगे इसके अगले क्लास में, तो हम आगे बताएंगे कि इसमें किस तरह से स्प्लिटिंग एनर्जी काम करता है, कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।